Welcome guys to lecture 3 of your basic to advanced course. So अभी तक मैंने आपको सिस्टम, मार्केट्स और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताया हुआ है, जिनसे बेसिकली मुझे लगता है कि 20 से 30% प्रॉब्लम आपकी जो मार्केट को लेकर है वो सॉल्व हो गई होगी। अब जब आपको मार्केट समझ में आ गई कि कितने तरह की होती है और कितने होती हैं जो हमारे काम की हैं, तो अब हम बात करते हैं उन किसी एक मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इट मीन्स आज हम बात करेंगे बेसिकली चार्ट्स के बारे में, उनके कुछ इंडिकेटर्स के बारे में, और साथ में मैं एक्सक्लूसिवली आज ही आपको बताऊंगा मेरी और जो आप अपनी साइड से भी यूज़ कर सकते हो एक परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। यानी कि आप कितना अमाउंट यूज़ करोगे और कितना अमाउंट ऑफ गवाओगे, कितना अमाउंट ऑफ बनाओगे, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, सो प्लीज़ पहले से अपनी एक जगह सेट करके बैठ जाओ ताकि आपको उठना ना पड़े। सो जब आप ये सब सीख लोगे कि मार्केट्स कितनी होती है, जो कि आप मुझे लगता है मेरे अंदाजे से कि आप जान चुके हो कि कितनी तरीके की मार्केट्स होती है और कितनी मार्केट्स आपके यूज़ में हैं, तो उनमें से सभी मार्केट के अंदर जब भी किसी भी स्टॉक, क्रिप्टो या फॉरेक्स को शो किया जाता है तो उसको एक चार्ट के ऊपर शो किया जाता है। चलो मैं आपको आज से 300 साल पहले लेके चलता हूँ। जब मार्केट्स डिस्कवर हुई थी, जब ट्रेडिंग डिस्कवर हुई थी, यानी कि बिजनेस तो था लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी नहीं थी कि एक कंपनी के हिस्से करके उसको शेयर होल्डर की तरह पब्लिक के बीच में बांटा जाए और उसमें से हर एक शेयर का भाव लोगों को दिया जाए कि भाई इतना भाव है इस कंपनी का, तुम इसे खरीद सकते हो, कल को अगर कंपनी बढ़ती है तो तुम्हें भी प्रॉफिट होगा। तो ये ईस्ट इंडिया जो कंपनीज थी, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने शुरू किया था सबसे पहले। तो बेसिकली इसका कोई एक तरह से रिजल्ट नहीं होता था, बस वो जा जाके पूछते थे, लोगों में बातें होती थी कि भाई आज इस कंपनी का कितना भाव चल रहा है, कहते भाई 400, कहते भाई 500 ऐसे चल रहा है। तो कुछ ऐसा डिस्प्ले नहीं होता था पहले, क्योंकि पेपर पे सिर्फ लिखा रहता था कि भाई आज इसका भाव ऐसे चल रहा है, क्योंकि कैलकुलेट होती थी, उस हिसाब से वो भाव निकल के आता था। तो बहुत लंबा समय लग जाता था। धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बीतता रहा और जैसे जैसे हमारे पास जो है कंप्यूटर्स आते रहे। दिस कोर्स इज स्पॉन्सर्ड बाय द कोर्स गैलरी वेबसाइट। गूगल पे आप लोग को सर्च करना है thecoursegallery.com। वर्ड्स के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रहेगा और स्पेलिंग सही सर्च करना है thecoursegallery.com। ये ओरिजिनल वेबसाइट ओपन हो चुका है। इस वेबसाइट पे आप लोग को हर टाइप के कोर्सेज बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएगा। मेनली हम 3 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। हम उन हज़ारों स्टूडेंट का हेल्प किए हैं जो ओरिजिनल प्राइस देकर कोर्सेज बाय नहीं कर सकते। कोई भी कोर्स अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप सर्च बार में कोर्स सर्च कर सकते हैं, आप लोग को वो कोर्स मिल जाएगा। अगर फिर भी वो कोर्स ना मिले तो आप हमें टेलीग्राम पर कोर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग को वो कोर्स का नेम हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर देना है, जो भी कोर्स आपको चाहिए होगा। नीचे कॉन्टैक्ट अस टेलीग्राम का एक आइकन मिल रहा होगा, वहाँ पे आप हमें क्लिक करके टेलीग्राम पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को कोई भी कोर्स चाहिए होगा तो आप लोग को कोर्स पर क्लिक करना है, उसके बाद ऐड टू कार्ट करना है। फिर ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट पर क्लिक कर देना है। फिर आप लोग यहाँ पे अपना बिलिंग एड्रेस डालना है, जैसे मैं अपना फर्स्ट नेम रवि डाल देता हूँ। फिर आपको अपना जीमेल डालना है, जैसे मैं रवि शर्मा 534@gmail.com डाल देता हूँ। और जीमेल डालने के बाद अगर आप लोग के पास कोई कूपन कोड है तो आप लोग यहाँ पे सर्च टाइप कर सकते हैं, जैसे अभी सेव 10 कूपन कोड है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोग को। अगर आप लोगों को कोई दूसरा पेमेंट ऑप्शन चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे जो आइकन दिख रहा होगा यूपीआई क्यूआर पे करके आप लोग को एग्रीमेंट पे टिक करना है, फिर प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। फिर पेमेंट करने के बाद आप लोग अपना जीमेल चेक कर सकते हैं, थोड़ी देर में एक्सेस मिल जाएगा। या इंस्टेंट एक्सेस के लिए आप पेमेंट स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर सकते हैं। तब ये सारी चीज़ें डिजिटल हो गई, शेयर मार्केट बिल्कुल वैसी ही रही और उसके साथ साथ कई सारी मार्केट्स ने भी जन्म लिया, जस्ट लाइक फॉरेक्स मार्केट ने। ओके, क्रिप्टोज भी आई, बट क्रिप्टोज 21 सेंचुरी में आई है, उससे पहले नहीं आई है। सो बेसिकली हुआ क्या था कि जब मार्केट्स के अंदर बेसिकली कंप्यूटर्स आए, टेक्नोलॉजी आई, तो इन स्टॉक के डेली प्राइसेस को लिखा जाने लगा, कैलकुलेट किया जाने लगा बाय कंप्यूटर। तो वो सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटर के स्क्रीन पे उस टाइम पे दिखती थी, 90s के टाइम पे, 80s के टाइम पे। तो उस टाइम वो सारी की सारी चीज़ें दिखा करती थी। लेकिन उस वक्त क्या होता था, जो ग्राफ चलता था, यानी कि जो उस कंपनी के प्राइस को हर दिन शो करके एक बढ़िया सा ड्राइंग बनाता है, उसे हम ग्राफ कहते हैं। वो जो ड्राइंग होती है वो ग्राफ होती है। वो बेसिकली क्या होता था, पहले
हर दिन के हिसाब से प्राइस लिया जाता था, हर मिनट के हिसाब से नहीं। आज के टाइम में तो आपको हर एक सेकंड में किसी भी चीज़ का प्राइस दिख जाता है कि एक सेकंड में कितना चल रहा है तो अगले एक मिनट बाद कितना हो जाएगा, तो उसके बीच में भी डिफरेंस दिख जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बेसिकली बहुत लंबे लंबे टाइम तक रुका जाता था, पूरे दिन का यानी कि डे का ग्राफ चलता था। एक दिन में एक बारी प्राइस आपको दिखेगा, उसके बाद आपको अगले दिन दिखेगा जो ओपन हुआ है जो क्लोज हुआ है। यानी कि ओपन क्लोज होता था कि जैसे आज मान लो किसी शेयर का प्राइस 2000 है और आज वो 2500 हो जाता है, तो आज उसका क्लोजिंग प्राइस रहता है 2500। तो 500 रुपये जो उसके अंदर बढ़े हैं वो लोगों की कमाई होती थी। अगले दिन जो ओपन होगा वो 2500 होगा और बाद में जो भी उसके अंदर होता है 2500 से 2600 या 2500 से 2400 2300 या वापस 2000 हो जाता है, तो वो उसका क्लोज प्राइस होगा। इस तरीके से पहले मार्केट्स वर्क करती थी और इनको एक कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट किया गया। इट मीन्स जैसे मान के चलिए कि 1990 का टाइम है, 1990 का टाइम है और उस वक्त जनवरी की पहली तारीख है, जनवरी की 30 तारीख है। तो जनवरी की पहली तारीख से जनवरी 30 तारीख तक ओपन क्लोज जितना भी हुआ है उसमें से 2-3 ग्राफ निकाले जाते थे। जैसे 2 ग्राफ निकलते थे, एक ग्राफ होता था जिसमें सारी की सारी प्राइस वो लिखे रहते थे जहां पर मार्केट ओपन हुई है जिस प्राइस पे, यानी कि दिस 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 ओपन हुई है। तो जैसे आज वो जनवरी 1 है 1990 की और वो आज ओपन हुई है करीब 2000 पर। कल जनवरी 2 है, कल ओपन हुई है वो 2015 पर। जनवरी 3 है 2030 पर, जनवरी 4 है 2016 पर। तो इस तरीके से वो जो इसके बीच में जो प्राइस हिल रहा है 2000 से 15 हो गया, 16, 30, तो इसका एक ग्राफ बनाया जाता था। और ये बेसिकली 2 तरीके के होते थे। ये तो मैंने आपको बताया जो ओपन होती थी, जब मार्केट ओपन होती थी तब। अब आती मार्केट के क्लोज होने की। दूसरा ग्राफ बनाया जाता था जब मार्केट क्लोज होती थी, उसमें ये देखते थे कि भाई आज जनवरी 1 है तो 2000 का आज प्राइस है। अब जो मार्केट का प्राइस खत्म होने के लास्ट मिनट में होगा उसको गिना जाएगा। जैसे वो 2000 से 2015 हो गया, यानी कि 15 पॉइंट उसके अंदर बढ़ गए, 15 रुपये महंगा हो गया वो, तो 15 2015 लिखा जाएगा। उसके बाद फिर अगले दिन जनवरी 2 में वो 2015 से 2020 हो गया, तो अब 2020 लिखा जाए। इस तरीके से एक ग्राफ बनता था और इन सारे प्राइजेस को ग्राफ में कनेक्ट किया जाने लगा लाइन के थ्रू। तब जाके सबसे पहले लाइन चार्ट डिस्कवर हुआ। सो गाइस दिस इज द फर्स्ट चार्ट जो कि ट्रेडिंग में आया था, जिसे हम बोलते हैं लाइन चार्ट। ये आज भी यूज होता है और ये आज से 50 साल 60 साल पहले भी यूज होता था। सो ये बहुत ही सिंपल है। इट इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ प्राइजेस ऑफ एनी स्टॉक, कमोडिटी, फॉरेक्स, क्रिप्टो, एनीथिंग। सब में काम करता है और आज भी काम करता है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेडिंग आपकी बढ़ती गई, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, तो लोगों ने इसके अंदर अपने अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई। जस्ट लाइक जापानीज ने सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई कि इन ओपन और क्लोज और मार्केट के उसी एक समय में जब मार्केट सबसे हाई पे गई, प्राइस सबसे हाई पे गया, फिर सबसे लो पे गया, फिर जहां वो ओपन हुआ उस समय और जहां वो क्लोज हुआ उस समय, यानी कि जैसे मान लीजिए अभी 1 बज रहा है, ओके, तो 1 बज रहा है तो 2 बजे तक जो भी उसके अंदर एक्टिविटी होती है उन सबको नोट किया जाने लगा। तो जापानीज क्या करने लगे, इन सब चीज़ों को नोट करने लगे और उनको एक स्ट्रक्चर्स में उन्होंने फॉर्म करके रखा। जैसे कि मान लीजिए कि 1 बजते ही अब मार्केट में जो प्राइस होगा वो देखेंगे कि कितना ऊंचा जाता है। तो मान लीजिए 2000 से वो ऊंचा चला गया 2020 तक, अब वो फिर नीचे आ गया। अब वो 2020 से अब देखते हैं कि वो कितना नीचे जाता है, वो 2015 पे आ गया, यानी कि एक 20 पे गया एक 15 पे गया। तो उनके लिए एक लाइन ड्रॉ हो गई इस तरीके से। अब उन्होंने क्या करा, ये देखा कि हुआ तो 2000 से शुरू था, लेकिन 2000 पहले 20 गया, फिर 2000 से 15 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट के अंदर एक मोटा सा एरिया निकल के आया। इसको वो लोग बोलने लगे थे कॉलम। और फिर इन्हीं कॉलम से उन्होंने इनको शेप को रिफाइन करना शुरू कर दिया, जिनसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का आगाज हुआ। सेकंड आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आज की डेट में 90% ट्रेडर्स यूज करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, साथ में कुछ इंस्टीट्यूशंस भी यूज करते हैं। बैंक्स तो मुझे लगता है मुश्किल ही यूज करते होंगे क्योंकि उनका ग्राफ अलग ही होता है। सो यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रॉप फर्म्स हैं और जो बड़े बड़े थोड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो बेसिकली ये कैंडलस्टिक चार्ट का यूज करते हैं क्योंकि इट रिप्रेजेंट द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ प्राइसेस। यानी कि ये सबसे सिंपल तरीके से ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। हमें बताता है कि एक्चुअल में मार्केट उस समय कितना ऊपर गई थी, कितना नीचे गई थी, कब ठहरी थी और कब थोड़ा सा और उठी थी। तो वो एक स्ट्रक्चर बना के देता है और इसी तरीके से
कई 100-200 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मार्केट बनाती है, जिन्हें हम कैंडल्स की फॉर्म में देखते हैं। आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये बेसिकली ये सारे के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो कि होते हैं। अभी आपको ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इस तरीके के चार्ट होते हैं। सेम इसी तरीके से यूज़ हुआ कैंडलस्टिक के बाद हैकनाशी का। यहाँ पर भी बिल्कुल उसी की तरह यूज़ होता है, बट इसके अंदर थोड़ा सा फॉर्मेशन ये होता है कि अगर मार्केट का कोई ट्रेंड है, यानी कि मान लीजिए मार्केट सिर्फ बढ़ोतरी कर रही है, उठती जा रही है, लॉन्ग करती जा रही है, तो उस वक्त ये ज़्यादातर एक शेप की जो कैंडल्स हैं, एक शेप की जो आपके पास ग्राफ है उसको दिखाना शुरू करता है। और जैसे ही वो घूम जाती है मार्केट, यानी कि मार्केट का प्राइस अब नीचे गिरना शुरू हो रहा है, तब वो डिफरेंट शेप की कैंडल्स सेम तरीके से दिखाती है। लेकिन जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता, उनमें हर मिनट में एक अलग डिफरेंट कैंडल बनती है। कभी कभी होता है कि सेम शेप की कैंडल बन जाए, लेकिन ज़्यादातर टाइम अलग अलग तरह की मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर ज़्यादातर टाइम ही एक जैसी बनती है। अब इनके कलर्स भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न्स के अंदर समझाऊंगा। अभी आप बस ओवरव्यू समझिए कि कितने तरीके के चार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट थर्ड चार्ट आपके पास जो मैंने बताया आपको हिकनाशी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मार्केट के ट्रेंड को पता करने के लिए कि कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, कब ठहर सकता है, कब रुक सकता है, कब भाग सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कैंडलस्टिक में बताऊंगा। फोर्थ आपके पास निकल के आता है लाइन चार्ट का ही, लाइन चार्ट विद डायमंड्स या फिर लाइन चार्ट विद मार्कर्स आप बोल सकते हो। यानी कि जब भी मार्केट के अंदर किसी जगह पर मार्केट क्लोज होती है तो वहां पर एक छोटी सी बिंदी आ जाती है उस लाइन के ऊपर, जो ये बताती है कि यहाँ मार्केट ऊपर थी, यहाँ मार्केट नीचे थी, ऐसे ऊपर नीचे करके उन लाइंस के साथ वो डॉट्स कनेक्ट होती है। तो उन्हें वैसे लाइन चार्ट विद डायमंड्स या लाइन चार्ट विद मार्कर्स बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चार्ट के प्राइस को आसानी से रीड करने के लिए। बेसिकली ये एक पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मदद करती है, क्योंकि इन सब से मिलके, इन सारी कैंडल्स, इन सारे चार्ट के प्राइजेस से मिलके ओपन क्लोज हाई लो से मिलके एक बढ़िया सा पैटर्न बनता है। और ये पैटर्न कई तरीके के होते हैं, सबका अपना अपना अलग हिसाब होता है, लेकिन जैसे जैसे लाइक मेरे अपने खुद हैं और जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, जो दुनिया यूज़ करती है, वो सब यूज़ करते हैं, पर सबका अपना अपना स्टाइल होता है। ओके, सो गाइज दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हो कि चार्ट्स हैं जिन्हें हम चार्ट टाइप्स बोलते हैं। वैसे तो चार्ट्स हैं लेकिन चार्ट टाइप्स में आते हैं ये, बट बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में बहुत सारे चार्ट्स आ चुके हैं जो कि आप देख सकते हो, रैंको, काजी और हाई लो, वॉल्यूम, फुटप्रिंट वगैरह बहुत सारे आ चुके हैं। तो आपको इतने सारे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक सिंगल चार्ट पे यूज़ करो जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइन चार्ट। शुरुआती दौर में मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, एंड देन जब आप लाइन चार्ट को समझ लोगे तो आपको हर एक लाइन के अंदर जूम करके देखना पड़ेगा, और जूम करके जब देखोगे तो आपको उसके अंदर मिलेंगे कैंडल्स। देन आपको कैंडलस्टिक चार्ट का यूज करना। शुरुआत में बिगनर को कभी भी कैंडलस्टिक चार्ट का यूज नहीं करना है, क्योंकि वो कंफ्यूज होगा मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो आप पहले लाइन चार्ट पे फोकस करना, उसके बाद आप कैंडलस्टिक चार्ट पे जाना। अब जब आपको सारे के सारे चार्ट्स और चार्ट टाइप समझ में आ गए हैं, तो मैं बात करने जा रहा हूँ अब बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो चार्ट के अलावा भी यूज़ होते हैं। यानी कि चार्ट तो होते ही हैं जो प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक अलग से भी चार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग इंडिकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए चार्ट पे कुछ हो रहा है तो उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू, या मैं भी कह सकता हूँ कि एक कंबाइंड वैल्यू निकल के आती है जो फंडामेंटल्स के लिए यूज़ की जाती है। यानी कि वैसे तो ये टेक्निकल होती है बट यूज़ की जाती है फंडामेंटल्स के लिए। जस्ट लाइक मैं बोलूँ कि मैं बहुत गरम गरम फील कर रहा हूँ, तो आप मेरा चेहरा देखते हो, कहते हो चेहरे से तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई फर्क दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मैं बहुत गरम गरम फील कर रहा हूँ। यानी कि अब मुझे पता ही चलेगा कि मुझे एक्चुअली में गरम फील नॉर्मल है गर्मी की वजह से, या मेरा अंदर से शरीर ही तप रहा है। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? थर्मामीटर। बेसिकली थर्मामीटर एक नंबरिंग निकाल के देता है कि बॉडी कितनी हीट है। अब मेरे को पता लगा कि भाई मेरे को तो 102 बुखार हो रहा है, पता चलता है मेरे को उसकी वजह से। सो बेसिकली थर्मामीटर आपका जो है एक इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है ताकि आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को नाप सको। कुछ चीज़ों का इस्तेमाल आपको मटेरियलिस्टिक थिंग से करना पड़ेगा, और इसी तरीके से ट्रेडिंग की दुनिया में मटेरियलिस्टिक थिंग होती हैं इंडिकेटर्स। ये आपको चार्ट के अंदर छुपे हुए उन टेम्परेचर्स के बारे में बताएगी, उन मूव्स के बारे में बताएगी, उन वैल्यूज़ के बारे में बताएगी जो आपको कोई नहीं बताने वाला। देखो
ये बस वैल्यूज बताती हैं बेसिकली एक कैलकुलेटिव फंडामेंटल एल्गोरिदम के जरिए। ये फिक्स होती हैं बट एक्यूरेट नहीं होती हैं। अगर आप प्राइस के साथ देखोगे तो एक्यूरेट दिखेगी, वैसे एक्यूरेट नहीं हो। देखो, इनका इस्तेमाल खरीदने बेचने के लिए नहीं किया जाता, इनका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हमें पता चले कि मार्केट की गुस्सा कितना है, मार्केट में ठंडक कितनी है और मार्केट में गुस्सा कब आ सकता है। एक आइडेंटिफिकेशन पता चलती है बेसिकली। और ये इंडिकेटर आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे ट्रेडिंग व्यू पर, जो कि आप सभी यूज़ करते हो और आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे के सारे चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली टेक्निकल इंडिकेटर्स जो ये खुद से देता है सिर्फ उसी को यूज़ करना है। जो कम्युनिटी टेक्निकल्स हैं आप उनको यूज़ बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो किसी और के बनाए हुए हैं। आप वो यूज़ करना जो बेसिकली सब यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है जो मैं बताऊंगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी उनको। टाइम टू टाइम मैं उनका यूज़ आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है, लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। क्योंकि बिना इंडिकेटर के तो आप तो टेम्परेचर नहीं पता कर पाओगे। आप खुद बताओ, क्या आप उंगली रख के ऐसे रख के टेम्परेचर बता दोगे? ऐसे ही अपनी आंखें रख के चार्ट के ऊपर आप बता दोगे कि टेम्परेचर कितना है मार्केट का, क्या वैल्यू चल रही है? आप नहीं बता सकते। तो इसलिए अभी शुरुआत में आपको थर्मामीटर इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक और वेबसाइट की जो आपको इंडिकेटर्स की सारी वैल्यू एक बार में लगा के दे देगा। क्योंकि देखो, आप सारे के सारे इंडिकेटर्स जो आपको शो हो रहे हैं, ये ट्रेडिंग व्यू एक बार में लगा के नहीं देगा, क्योंकि इसके लिए आपको एक पेड मेंबरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मेरे पास एक सॉल्यूशन है, आप यूज़ कर सकते हो investing.com, बिकॉज ये वेबसाइट ऐसी है जो आपको किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, किसी भी दुनिया के स्टॉक की, किसी भी दुनिया के चार्ट के टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में वैल्यू दिखाता है। लाइव आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के वैल्यू दिखाएगा जो कि यूज़ होते हैं। अब आपको सारे तो नहीं देखने, जो मैं बताऊंगा आपको सिर्फ वो देखना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। ओके, सो वापस आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। अब आप यहाँ देख सकते हो कि बेसिकली हमें एक सिंपल सा एक ग्राफ दिखता है और हमें नहीं पता यहाँ पर मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है। तो हम लोग सबसे पहले मार्केट के हाई और लो को एक्यूरेट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बेसिकली हम इसको RSI भी बोलते हैं। इस इंडिकेटर से आपको ये पता लगेगा कि मार्केट जब ऊपर जा रही है, मार्केट में किसी भी चार्ट का प्राइस बढ़ रहा है, तो वो कितना बढ़ सकता है, कितने शेयर्स उसके खरीदे जा सकते हैं। और वो जब एक कंडीशन आएगी जब वो ओवरबॉट हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा खरीदे जाएंगे, तो वहां पर मार्केट में रुकने का समय कब आएगा, ये आपको RSI बता सकता है। सो बेसिकली RSI एक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन क्रिएट करता है, जिससे हमें पता लग सकता है कि मार्केट में ठहराव, रुकाव और बढ़ोतरी कब आ सकती है। बेसिकली कब बढ़ सकता है, कब रुक सकता है, कब स्लो हो सकता है, इसके जरिए हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं होता है, बट 90% एक्यूरेट होता है। काम करता है, आइडेंटिफाई करने के लिए करता है, पोजीशन लगाने के लिए नहीं करेगा। कोई भी इंडिकेटर मैं पहले ही बता रहा हूँ, चाहे मैं RSI बताऊँ, चाहे मैं कोई और बता रहा हूँ। सो बेसिकली आपको इसको एक इंडिकेटर के तौर पे ही लेना है, बाय सेल के सिग्नल के तौर पे नहीं लेना। ओके, सो मैं आपको इसको करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये यूज़ होता है जब मैं आपको लेवल्स ड्रॉ करने सिखाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टॉपिक पर। अभी वो नहीं आया तो आप बेसिकली समझिए कि आपको यूज़ क्या क्या करना है आगे की वीडियोज़ में। आप इनको अपने अपने लैपटॉप या PC जो भी आपके पास है, फ़ोन है, आप उसमें यूज़ करके देखो कि ये कैसे काम कर रहा है लाइन चार्ट पर। लाइन चार्ट के अलावा भी कोई भी चार्ट आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अभी आप बिगनर फेज में, आपको नहीं पता मार्केट डीप में कैसे काम करती है। इसलिए ऊपरी हिस्सा मार्केट के ऊपरी हिस्से पे काम करो, जो कि लाइन चार्ट होता है। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आता है EMAs, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। वैसे ये मूविंग एवरेज का एग्जांपल है, हम MA बोलते हैं, बट MA के अंदर ही 3 आती हैं। एक तो आता है आपके पास SMA, जिसे हम सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं, वो किसी काम की नहीं होती, आपको उसे कभी यूज़ नहीं करना है। एक आती है आपके पास WMA का भी कोई यूज़ नहीं है आपके पास। एंड द लास्ट आती है आपके पास EMA। तो EMA जो है आपको यूज़ करनी है, हर जगह आपको EMA यूज़ करनी है। और EMA को आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक तो आप सिंगल बड़ी वैल्यू के साथ और डबल हाफ छोटी वैल्यू के साथ। जैसे कि हाफ के कॉन्सेप्ट पे, जैसे एक का आपने 10 रख दिया, दूसरे का 20, एक का आपने 16 रख दिया, एक का आपने 32 रख दिया। और जो सिंगल है उसको आप हाई वैल्यू पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि 180, 200, 250, 300, 400, 1000, जैसा चाहो आप वैसा इसको यूज़ कर सकते हो।
ओके, टाइम फ्रेम आपका बड़ा ही होना चाहिए। मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में ही बताऊंगा कि टाइम फ्रेम कैसे होगा, मैं इसके बाद ही आपको बताऊंगा कि टाइम फ्रेम का क्या यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, सो गाइज